आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जो कि क्लास 11th बायो से है, और उस लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो ये है कि लिविंग क्या होते हैं। व्हाट इज अ लिविंग? लिविंग क्या होते हैं? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लिविंग है, नॉन लिविंग है। अब लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है? इसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये उसको देख के बताएंगे, उसके अपीयरेंस से बताएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये मान लीजिए आपके सामने कोई टेबल है और कोई एक इंसान है, तो आप कैसे बता सकते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नहीं बता सकते देख के, क्योंकि अपीयरेंस के बेसिस पे हम नहीं जज कर सकते। बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जो एकदम ह्यूमन बींग्स की तरह लगते हैं, बट वो नॉन लिविंग हैं। तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले क्राइटेरिया है दे शुड शो मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग होने की? मेटाबॉलिज्म एक एसेंशियल क्राइटेरिया हो सकती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी अपने फूड को अब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते हैं क्लोरोफिल का यूज़ करके। लिविंग बीइंग है तो वो भी अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं और भी, जैसे कि हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। ये भी किसके अंदर आता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है कि रेस्पिरेशन जो है वो हम सांस लेते हैं, सारे लिविंग बीइंग सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। या फिर वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, जैसे कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, या कोई और गैसेस इवॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मेटाबॉलिज्म में। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, नर्वस सिस्टम, ये सब मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब हम लिविंग हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को आप देख लीजिए, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, या हमारे आसपास कुछ भी, ये मार्कर है तो ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर रहे हैं। तो पहला एसेंशियल क्राइटेरिया जो है लाइफ का वो है मेटाबॉलिज्म। उन्हें मेटाबॉलिज्म में शो करना चाहिए। द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है लाइफ का? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग का? तो इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि एसेंशियल क्राइटेरिया जो है लिविंग का वो ये होना चाहिए कि सारे ही लिविंग उसको शो करें। ऑल लिविंग बीइंग्स शुड शो दैट क्राइटेरिया, शुड शो दैट क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को सारे लिविंग बीइंग शो करने चाहिए और कोई भी नॉन लिविंग उसको ना शो करे। ऐसे क्राइटेरिया को हम कहते हैं कि वो लिविंग बीइंग होने का क्राइटेरिया है। तो क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग शो करते हैं? नहीं करते। कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है। लेकिन क्या सारे लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर भी है नो। सारे लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे हमने लिविंग बीइंग देखे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वर्कर बी का। बीज की कॉलोनी में वर्कर बी होती हैं जो स्टेराइल होती हैं और जो रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी लिविंग बीइंग है। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी लिविंग है, क्योंकि ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग होने का। एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या ये सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं?
हाँ मेटाबॉलिज्म शो करेंगे ये, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का शो करते हैं, डाइजेशन होता है इनकी बॉडी के अंदर, बट रिप्रोडक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग बीइंग शो करें। तो ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है लिविंग बीइंग का। तीसरा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उनकी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या सारी लिविंग बीइंग्स की बॉडी में सेल्स होती हैं? तो ये ट्रू है, सभी लिविंग बीइंग में सेल्स होती हैं। और क्या किसी नॉन लिविंग में आपने सेल देखी है? तो ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती। मतलब ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग होने का। तो सारे ही लिविंग बीइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि अगर हम छोटा सा माइक्रोब ले लें, अमीबा ले लें, वो भी सेल का बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है। कोई भी टाइगर, कैट, कोई भी एनिमल आप देख लो, हर कोई सेल का बना हुआ है। एक एक्सेप्शन है इसका, वायरसेस। तो वायरसेस को हम कभी कभी नॉन लिविंग भी ट्रीट करते हैं, जब वो बॉडी के बाहर होते हैं, और जब बॉडी के अंदर होते हैं तो उनको हम लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो इसका एक्सेप्शन है, बट ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग होने का। तो हमने क्या देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों एसेंशियल क्राइटेरिया हैं लिविंग बीइंग होने के, बट रिप्रोडक्शन नहीं है एसेंशियल क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का। इसके अलावा और हम देख सकते हैं कि ग्रोथ, क्या ग्रोथ एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग होने का? ग्रोथ, तो क्या सारे लिविंग बीइंग ग्रो करते हैं? तो हाँ, सारे लिविंग बीइंग ग्रो करते हैं, चाहे वो उनकी हाइट बढ़ती हो, जैसे ह्यूमन बीइंग में हाइट बढ़ती है, या फिर उनकी सेल्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं वो अपने सेल्स वो रिप्रोड्यूस करके अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं। तो ये ग्रोथ तो सारे लिविंग बीइंग में होती है, लेकिन क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? कुछ नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा रॉक्स क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करके बड़े रॉक बना लेते हैं। छोटे रॉक्स जो होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करते हैं और बड़े रॉक बना लेते हैं। तो ये भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, मतलब ये एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है लिविंग होने का, क्योंकि ये नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं ग्रोथ। तो एसेंशियल क्राइटेरिया क्या नहीं है? ग्रोथ नहीं है और रिप्रोडक्शन नहीं है। और एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म है। ये दोनों एसेंशियल क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग होने के। इसके अलावा और हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी होना। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? लाइक अमीबा है तो उसको पता है मेरे आसपास कैसा सराउंडिंग है, फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो इस बात से अवेयर है, तो वो कॉन्शियसनेस शो करता है। मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस नहीं शो करता। तो ये भी एक लिविंग क्राइटेरिया है लिविंग होने का। और ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हैं, मतलब वो खुद के बारे में भी अवेयर है, सराउंडिंग को लेके वो खुद के बारे में भी अवेयर है। तो इसलिए ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो एसेंशियल क्राइटेरिया क्या क्या पढ़ा हमने लिविंग बीइंग होने का? पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। ओके, ये 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े। मेटाबॉलिज्म शो करना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करना चाहिए और कॉन्शियसनेस होना चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है लिविंग बीइंग होने का। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो सबसे पहली बात, बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे पूरे अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी जो वैरायटी होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारी प्लैनेट अर्थ पर लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं।
तो ये है, इतनी स्पीशीज़ पाई जाती है, तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म किसी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, लाइक हम कोई एरिया ले लें, लाइक इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, तो उस एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी। कोई एक इंडिया में भी स्पेसिफिक एरिया ले लें, लाइक वेस्टर्न घाट्स, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो ये इस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी हम देख सकते हैं, वहाँ पे कितने एनिमल्स और कितने प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो जितनी ज़्यादा अर्थ की बायोडाइवर्सिटी होगी उतना अच्छा हमारा क्लाइमेट होगा, या उतने अच्छे से हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी जो है वो इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, और ये नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना अच्छा बैलेंस होगा हमारे नेचर में। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनमी। टैक्सोनमी क्या होता है? टैक्सोनमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन और सिस्टमिक अरेंजमेंट प्लांट्स और एनिमल्स का और लिविंग बीइंग का, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे जो भी नेक्स्ट टर्म है टैक्सा। टैक्सा मतलब क्या होता है? टैक्सा का मतलब जैसे कोई एनिमल, जैसे आपने ले लिया डॉग हो गया, ये एक टैक्सा हो गया। कैट ये दूसरा टैक्सा हो गया। तो इसे हम कहेंगे टैक्सा, मतलब कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे हम कहेंगे टैक्सा। अब टैक्सा कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर हम कहें कि ह्यूमन बींग्स का पूरा एक टैक्सा हो गया, या फिर हमने कह दिया कि कैनाइंस ये जो है डॉग्स और कैट, ये भी एक टैक्सा हो गया। कैटल ये भी एक टैक्सा हो गया। बफलो, काऊ, ये सब एक टैक्सा हो गया। तो ये टैक्सा होता है, मतलब कोई भी कैटेगरी एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो उसे हम टैक्सा कहेंगे, और इसी टैक्सा के स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, अब नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग, मतलब हम जब प्लांट्स या एनिमल्स की नेमिंग करते हैं तो उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे टाइप्स के नॉमेनक्लेचर हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो सबके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉमेनक्लेचर है जिसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, सबसे पहली बात तो बायनॉमियल का मतलब क्या होता है? तो बायनॉमियल जैसा कि नाम से लग रहा है, बायनॉमियल मतलब जिसमें 2 नेम्स हों, इसको हम कहेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? तो ये एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन लिने, इन्होंने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और इनके बारे में एक स्टोरी है कि ये इन्होंने जब नॉमेनक्लेचर दिया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो ये इतना ज़्यादा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से इम्प्रेस हो गए कि इनका जो नेम था वो पहले तीन वर्ड्स का था, कार्ल वॉन और लिने। इन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया और कैरलस लीनियस ये नाम रख लिया, कैरलस लीनियस, जो कि हो गया 2 वर्ड्स का। तो कैरलस लीनियस जो इस नाम से ये फेमस है। तो कार्ल वॉन लिने, जिन्हें कैरलस लीनियस कहते हैं, इन्होंने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है जेनेरा और दूसरी है स्पीशीज। जेनेरा को ही हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और स्पीशीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 चीज़ें हैं, जेनरा है और स्पीशीज है। जेनरा को कहते हैं हम जेनरिक नेम और स्पीशीज को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट।
अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो का अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्योंकि ये एक प्लांट है तो इसके साइंटिफिक नेम को हम क्या कह सकते हैं, बोटैनिकल नेम। बोटैनिकल नेम, बोटैनिकल नेम। अगर यहाँ पे कोई एनिमल होता तो उसके साइंटिफिक नेम को हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं हम। बोटैनिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम। मैंगो का बोटैनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। हमेशा जब भी हम बोटैनिकल नेम लिखते हैं तो उसकी कुछ, बोटैनिकल या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आप ये जान लीजिए कि जो मैंगीफेरा इंडिका है इसमें जो जेनेरिक नेम है वो मैंगीफेरा है, ये है जेनेरिक नेम। और इंडिका जो है ये है स्पेसिफिक नेम, या इसको हम कहते हैं स्पीशीज, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया आपका जीनस मैंगीफेरा, इंडिका हो गया आपका स्पीशीज। तो अभी हमने पढ़ा मैंगो के बोटैनिकल नेम के बारे में, जिसका बोटैनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। उसमें जो मैंगीफेरा है वो जीनस है, इंडिका जो है वो स्पीशीज है। और जीनस को हम और क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम, और स्पीशीज को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब नेक्स्ट हम रूल्स पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो इन्हें देता कौन है, नॉमेनक्लेचर। तो ICBN, ICBN मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये देता है प्लांट्स के नेम को। और इसी तरह ICZN है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर, ये ऑफ है और ये फॉर है, फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN जो होता है वो बोटैनिकल नेम देता है और ICZN जो है वो जूलॉजिकल नेम देता है। अब ICBN और ICZN के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बोटैनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जब हम लिखते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर हमने लिखा, अगर हम हैंड से लिखते हैं, हैंड्स रिटन होता है, तो हमेशा लाइक मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो। कुछ और भी हैं साइंटिफिक नेम, वो हैं जैसे ओट का है एविना सटाइवा, एविना सटाइवा। या फिर हम देख सकते हैं बनाना का है म्यूसा पैराडेसिका। तो जब भी हम जेनेरिक नेम लिखेंगे वो इसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ओके, जब भी हम जेनेरिक नेम लिखेंगे उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे हम उसको प्रिंट करें या फिर हाथ से लिखें। जब हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें पहला लेटर और बाकी के सारे लेटर हमेशा स्मॉल होते हैं। और जेनेरिक नेम में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी के लेटर्स स्मॉल होंगे। और हमेशा हैंड से लिखते टाइम हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। जीनस के नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे, स्पेसिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे, कभी भी दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो ये रूल्स हैं। और जब भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। बोटैनिकल और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। तो ये इसके रूल्स हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कोबरा का आपने देखा होगा, कोबरा का जो बोटैनिकल नेम है लाइक नाजा नाजा, नाजा नाजा। इसमें जो जेनेरिक नेम है और जो स्पेसिफिक नेम है दोनों ही सेम है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टॉटोनिम्स। इस कंडीशन को हम टॉटोनिम्स कहते हैं। और ये हमेशा आपको जूलॉजी में देखने को मिलेगा, मतलब एनिमल्स के नेम में देखने को मिलेगा। कभी भी प्लांट्स के नेम में टॉटोनिम्स नहीं होते हैं, ये हमेशा एनिमल्स के नेम में होते हैं, लाइक कोबरा का नाचा नाचा। इसके अलावा ऑटोनिम्स भी होते हैं। ऑटोनिम्स, ऑटोनिम्स क्या होते हैं, ऑटोनिम्स जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस,
तो ये किसका, आप बता सकते हैं ये किसका जूलॉजिकल नेम है? होमो सेपियंस सेपियंस, तो ह्यूमन बीइंग का है। ये तो बहुत सिंपल है, ह्यूमन बीइंग का है। तो इसमें ये है जीनस, ये है स्पीशीज़ और ये है सब स्पीशीज़। तो इन दोनों का नेम सेम है। जब स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ का नेम सेम हो तो इसको हम कहेंगे ऑटोनिम्स। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हम उसकी जेनरिक और स्पेसिफिक नेम के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, जीनस हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखना और उनको उनके बेसिस पे अरेंज करना, लाइक उनकी फाइलोजेनी के बेसिस पे या फिर उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये 3 मेन क्लासिफिकेशन है जो कि हम पढ़ते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में खुद दिया था बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को दिया था कार्लस लिनियस ने, कार्लस लिनियस। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे लोगों की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे कि हचिंसन्स, जो सबसे फेमस है वो है हचिंसन का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक, एंड टक्थजन का भी पढ़ते हैं हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मेन हचिंसन का पढ़ते हैं। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें हम नेचुरल क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं या एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। लाइक नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स, फ्लावर्स, या एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आर्टिफिशियल, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ये मेनली आपको बॉटनी में पढ़ने को मिलेंगे। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्लावर्स के, जिनके बेसिस पे आर्टिफिशियली क्लासीफाई किया है कार्लस लिनियस ने। फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन को हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है एनिमल्स को या प्लांट्स को, तो उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, कैसे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कैसे हमने अरेंज किया है, कैसे हमने क्लासिफाई किया है प्लांट्स और एनिमल्स को, उनकी कैटेगरी क्या क्या है क्लासिफिकेशन की। तो किंगडम, सबसे ऊपर आता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं। प्लांट्स के केस में हम इसको डिवीजन कहेंगे और एनिमल्स के केस में हम कहेंगे फाइलम। फिर उसके बाद आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और सबसे लास्ट में स्पीशीज, सॉरी जेनरा, जीनस, फिर है स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसको हम याद रख सकते हैं एक फ्रेज से, जो है किंग्स प्ले चेस ऑन फ्राइडे, जनरली स्पीकिंग। किंग्स प्ले चेस ऑन फ्राइडे जनरली स्पीकिंग। किंग्स में K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली,
G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशीज। तो सबसे ऊपर जो है वो है किंगडम, और सबसे छोटी जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो है स्पीशीज़। तो बहुत सारे स्पीशीज़ मिलके एक जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाएंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके एक ऑर्डर बनाएगी, और इसी तरह बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके क्लास बहुत सारे मिलके फाइलम, और फाइलम बहुत सारे मिलके किंगडम बनाएंगे। तो ये है बेसिस क्लासिफिकेशन का, कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट है स्पीशीज़ और हाईएस्ट है किंगडम। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक हमने पढ़ा था मैंगो। मैंगो की स्पीशीज थी इंडिका, जीनस था मैंगीफेरा, इंडिका। फैमिली थी एनाकार्डिएसी, ऑर्डर था सैपिंडेल्स, क्लास था डाइकोटिलिडनी, और किंगडम है प्लांटेई। तो ये एग्जाम्पल है मैंगो के थ्रू मैंने बताया कि कैसे आप स्पीशीज से लेके किंगडम तक क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी जेनरा को या किसी भी स्पीशीज को। तो ये थे कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे नीचे स्पीशीज, फिर जीनस, फिर उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर उसके बाद फाइलम या डिवीजन, और सबसे लास्ट में किंगडम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड वो होते हैं जो भी एड, सबसे पहले तो हम समझेंगे एड क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें हेल्प करती है किसी चीज़ में, उसे हम एड कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। लाइक सबसे पहला है इसमें हर्बेरियम। आप सभी ने हर्बेरियम शीट्स बनाए होंगे स्कूल में। तो हर्बेरियम जो होता है वो एक इस तरह की शीट होती है, एक फाइल होती है जिसमें डिफरेंट शीट्स हम अरेंज करके रखते हैं, और उसमें प्लांट्स को स्टिक करते हैं। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को स्टिक कर सकते हैं, लाइक पूरा प्लांट पे स्टिक कर सकते हैं, उसके लीव्स को, उसके फ्लावर्स को हम स्टिक करके रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी प्लांट स्टिक किया है, फिर यहाँ पे साइड में आपको लिखना होता है उस प्लांट का जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन लिखना होता है, कौन से लोकेशन से आपने कलेक्ट किया है उसको वो लिखना होता है, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो ये हर्बेरियम जो है वो बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है टैक्सोनॉमी को स्टडी करने का। टैक्सोनॉमिकल एड होता है ये। दूसरा हम कह सकते हैं जू। आप में से बहुत सारे लोग जू गए होंगे बचपन में या बड़े होने पे। तो जू में क्या होता है कि हम एनिमल्स को कलेक्ट करके रखते हैं, डिफरेंट जगह से लाकर रखते हैं, तो उससे भी हम टैक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं, उन एनिमल्स की स्टडी करके। तीसरा होता है बोटेनिकल गार्डन। ये तो सभी कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में होते हैं बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। फिर चौथा होता है की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है। की में हम क्या करते हैं कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो एक क्वेश्चंस को एक एक करके हम उसका आंसर देते हैं येस या नो के फॉर्म में। लाइक हमने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या वो एनिमल है, इज़ दैट एन एनिमल, तो फिर इसका आंसर आप करेंगे येस या नो में। अगर वो एनिमल है तो हम लिखेंगे येस, अगर वो नहीं है तो हम लिखेंगे नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो इस लोकेशन में पाया जाता है या इस एरिया में पाया जाता है, तो उसका आंसर भी करेंगे हम येस या नो में। फिर हम पूछेंगे कि वो उसकी अपीयरेंस कैसे, लाइक वो बहुत बिग एनिमल है या स्मॉल एनिमल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लास्ट में जाके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा एनिमल है या कौन सा प्लांट है। तो इसे हम टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। तो ये की भी एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है जो हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ है म्यूज़ियम में बहुत सारे
आपने देखा होगा प्लांट्स और एनिमल्स कलेक्ट करके रखे जाते हैं, चाहे वो डेड फॉर्म में हो चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, वो प्रिजर्व फॉर्म में, मोस्टली वो प्रिजर्व फॉर्म में रहते हैं। तो उनको देखकर भी हम उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर नेशनल पार्क्स या फिर हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमें इतना एक्सेस नहीं होता कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जा सकें, कुछ एरियाज जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो इतना ज़्यादा हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। पर ये इम्पॉर्टेंट है, हर्बेरियम, ज़ू, बोटेनिकल गार्डन की और म्यूज़ियम, ये इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हमारे। तो अब हमने पढ़ा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। अब इस चैप्टर से आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जो कि एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी में। उसमें एनिमल्स के और कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स के का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस टेबल को आपको एकदम याद करना है। मैं आ जाते हैं क्लास के, जिसमें हमें एक टेबल डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है 4 जीनस और उनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका? मैंगो, फिर है हाउस फ्लाई, फिर द थर्ड वन इज मैन एंड द फोर्थ वन इज मैंगो, हाउस फ्लाई, मैन, और जो फोर्थ वन है वो है वीट। तो इसका हमें देखना है। तो सबसे पहले हम फाइलम देखेंगे, फाइलम या डिवीजन जिसको हम कहते हैं, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली एंड देन जीनस एंड स्पीशीज। मैंगो का फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, या फिर हम जिसको डाइकॉट कहते हैं, डाइकोटिलिडनी। नेक्स्ट है ऑर्डर, जो है कि है सैपेंडेल्स। फैमिली है एनाकार्डिएसी, जीनस है मैंगीफेरा और स्पीशीज है इंडिका। अभी क्या बताया था मैंने आपको कि हमेशा जीनस लिखते टाइम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए, और स्पीशीज में सारे लेटर्स स्मॉल और अंडरलाइन होना चाहिए। फिर हाउस फ्लाई का फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। क्लास है इसका इंसेक्टा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ओके, तो इंसेक्टा। उसके बाद ऑर्डर में हम आ जाते हैं, तो इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। फैमिली है मसाइडी, जीनस है मस्का और स्पीशीज है इंडिका। ओके, मैन, तो मैन का फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, प्राइमेटा मैन का, फैमिली है होमोनिडी, जीनस है होमो और स्पीशीज है सैपियंस। लास्ट में आ जाते हैं हम वीट।
का जो फाइलम है वो है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। क्लास जो है मोनोकोटिलिडनी या मोनोकॉट जिसको कहते हैं, मोनोकोटिलिडनी। ऑर्डर है आपका पोएल्स। पोएल्स। फैमिली है पोएसी। पोएसी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि फैमिली के नाम के आगे एसी लगा होता है, लाइक पोएसी, एनाकार्डिएसी इन प्लांट क्लासिफिकेशन एंड इडी इन zoological classification. So Poaceae and genus is Triticum. Triticum. And the species is Aestivum. So ये चारों क्लासिफिकेशन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। मैंगो, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, सैपिनडेल्स, एनाकार्डिएसी, मैंगीफेरा इंडिका। हाउसफ्लाई, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मसाइडी, डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। मैन, कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो सेपियंस। वीट, एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, पोएल्स, पोएसी, ट्रिटिकम, एस्टिवम। ओके, सो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।